आज हम तलाश करने जा रहे हैं खुफिया ख़जाने की। और ऐसा नहीं कि ये ख़जाना हमारी रीच में नहीं था, क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं थी, इसीलिए आउट ऑफ रीच था। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने, यूके, यूएसए, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कोने पे है। लेकिन क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं है, इसीलिए हमारे से आउट ऑफ रीच है। और आपने इस खुफिया ख़जाने के बारे में किसी को नहीं बताना, वरना आप दोनों अमीर हो जाएंगे। इस खुफिया ख़जाने के तलाश में आए हम अगर 2002 के अंदर होते और हमारे पास 1 लाख रुपया होता और हमने सिर्फ उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिस पे हमें पता है कि ये कंपनी अच्छी है और ये प्रॉफिट देती है और ये कंपनी शायद हम यूज़ भी करते हैं, जिसकी वजह से हम इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा रिटर्न कितना होता। और बाय द वे, मैं इस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, अगर इस नीयत से हम इन्वेस्ट करें कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ईयर बाय ईयर वो मुझे कितना रिटर्न दे रहा है, सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से कि ये प्रॉफिटेबल है और मैंने इस पे इन्वेस्टेड ही रहना है। तो आए देखते हैं कितना रिटर्न दे रहा है। सो 2003 में जब हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 2004 के अंदर स्टॉक मार्केट के रिटर्न की बेस के ऊपर हमें इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ 4,370, मतलब कि हमारा टोटल रिटर्न 1,04,370 हो गया। इसी तरह 2005 के अंदर 1,44,125, और अगर हम आगे जाएं 2006 के अंदर 1.5 लाख रुपया तकरीबन, 2007 के अंदर 3,30,000, 2008 के अंदर 6,44,000, 2009 के अंदर 7,30,000 रुपया, 2010 के अंदर 6,02,000 रुपया, इसी तरह 2011 के अंदर 5 लाख रुपया तकरीबन। और अगर हम लॉन्ग टर्म यानी जो ही हम 11वें साल के अंदर एंटर हुए, 2012 के अंदर 7.5 लाख, 2013 के अंदर 18 लाख, 2014 के अंदर 44 लाख, 2015 के अंदर 39 लाख, 2016 के अंदर 28 लाख, 2017 के अंदर 27 लाख, 2018 के अंदर 37 लाख, 2019 के अंदर 34 लाख, 2020 के अंदर 36 लाख, 2021 के अंदर 67 लाख, मतलब 67 लाख रुपीस, 2022 के अंदर 1,56,000, 2023 के अंदर 1,12,78,000। चलें अब हम इसकी डिविडेंड की डिटेल्स में जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखा दूँ। काफ़ी दफ़ा हम कोशिश ये करते हैं कि हम कंपनी अगर 100 रुपये की लिए हैं तो किसी तरह हम 100% का प्रॉफिट बुक करके निकलें, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो कंपनी जो आपको रिटर्न दे रही है वो डिविडेंड में ही इतना दे देती है कि कुछ सालों बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो ही आपकी रिटर्न हो जाती है। और अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट ही वापस आ जाए तो आपका रिस्क कितना रह जाता है पीछे। सबसे पहले इस कंपनी के रिटर्न्स को देखते हैं कि उसने डिविडेंड कितना दिया पिछले 20-21 साल के अंदर। अगेन 2003 के अंदर तो हम इन्वेस्टेड थे, जहां 2004 के अंदर 1,04,370 रुपए का हमें स्टॉक की प्राइस पे रिटर्न नजर आ रहा था, वहां पर ही कंपनी ने 4,700 रुपए का डिविडेंड दिया। 2005 में तकरीबन 7,500 का डिविडेंड दिया। और अगेन मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा, ये उस साल का ही डिविडेंड है जो वो कंपनी उस साल पे दे रही है। 2006 के अंदर 16,000 का डिविडेंड दिया, 2007 के अंदर तकरीबन 43,000 रुपए का डिविडेंड दिया, 2008 के अंदर तकरीबन 16,900 रुपए का डिविडेंड दिया, और 2009 जब उस साल पे तकरीबन 15,900 रुपए का डिविडेंड मिला, तो जो हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए की, तो 2009 तक हमारा जो सिर्फ डिविडेंड का रिटर्न है वो तकरीबन 1,05,000 रुपया हमें मिल चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि 2009 जबकि उस टाइम पे स्टॉक की वैल्यू का जो रिटर्न स्टॉक मार्केट पे 7,31,000 रुपया चल रहा था, हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 0 हो चुकी है, क्योंकि हमें डिविडेंड ने ही सारा कुछ रिटर्न में दे दिया है। अब 2010 के अंदर देखें तकरीबन 33,000 रुपए का डिविडेंड, 2011 के अंदर 47,000 रुपए का डिविडेंड, 2012 में तकरीबन 54,000 रुपए का डिविडेंड, 2013 में तकरीबन 76,000 रुपए का डिविडेंड, 2014 में 44,000, और इसी तरह अगर आप आज तक देखें तो आखिरी 3 से 4 साल के डिविडेंड या 5 साल पे भी आप देखें, 2019 में 1,81,000। अब आप ये देखें कि 2018 से जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए की भी, वो आपको सालाना रिटर्न में ही कंपनी वापस दे रही है। 2018 में 1,31,000, 2019 में 1,81,000, 2020 जिस वक्त कोविड का साल था 2,83,000 रुपए का भी डिविडेंड कंपनी ने दिया है, जो कि 2 टाइम ज्यादा है जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी। 2021 में तकरीबन 3,81,000 रुपए का डिविडेंड, 2022 में तकरीबन 1,34,000 का डिविडेंड, और 2023 में तकरीबन 2 लाख रुपए का डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है।
अच्छा, जब हिस्टोरिकली हम देखें तो हमें लगता तो ऐसे कितना इजी था कि हम पैसे इन्वेस्ट करते रहते और हमारा रिटर्न जो कि लाख रुपए से हम स्टार्ट हुए थे वो 1 करोड़ से ऊपर का हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कहना तो बहुत आसान है, एक्चुअली मार्केट में ये इन्वेस्टेड रहना बहुत ही मुश्किल। तो यहाँ पे मैं एक और KPI लेकर आता हूँ कि हर साल जब भी मैं इन्वेस्टेड था सिर्फ मैं एक चीज़ देख रहा था, क्या वो कंपनी ग्रो कर रही थी, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल थी, क्या उस कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो ही मैं इस पे इन्वेस्टेड होऊंगा, और अगर नहीं भी होंगी तो सिर्फ मैं ये देखूंगा कि क्यों इसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, क्यों इसने डिविडेंड नहीं दिया, क्या फंडामेंटली ये कंपनी अभी भी गुड थी या नहीं थी। 2003 में हमने इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 2004 में इस कंपनी ने 1.2 बिलियन का रेवेन्यू किया और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो तकरीबन 21 करोड़ रुपया बनता था, और इस कंपनी ने जो डिविडेंड दिया वो तकरीबन 4,700 रुपया दिया। इसी तरह अगर आप 2005 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1.2 बिलियन से इंक्रीज होकर आ गया 1.5 बिलियन तकरीबन, और कंपनी का जो प्रॉफिट था वो भी इंक्रीज हुआ और वो इस साल था तकरीबन 98 लाख रुपया, और कंपनी जो डिविडेंड दिया वो तकरीबन 7,500 रुपया दिया, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास पड़े हुए थे। इसी तरह मैं अगर आगे जाऊं तो कंपनी का रेवेन्यू 1.9 बिलियन 2006 में, 2007 में 2.37 बिलियन, 2008 में 3.08 बिलियन, 2009 में 3.3 बिलियन। हालांकि जब वो 2010 में लॉस में थी जिसमें हमें शेयर की प्राइस नीचे जाते हुए दिखाई दी, लेकिन रेवेन्यू 4 बिलियन तक पहुंच चुका था। 2011 में 4.9 बिलियन, लेकिन हमारा लॉस पे चल रहा था अगर हम पीक के प्रॉफिट से कंपेयर करें। इसी तरह 2012 में 5.8 बिलियन, 2013 में 6.9 बिलियन, 2014 के अंदर 7.7 बिलियन, और जो डिविडेंड उस साल हमें दिया तकरीबन 44,000, 2013 में तकरीबन 76,000, 2012 में तकरीबन 54,000। इसी तरह 2015 में 8.5 बिलियन, 2016 के अंदर 9.4 बिलियन, 2017 में 10.7 बिलियन, 2018 में 11.9 बिलियन तकरीबन, 2019 में 13.2 बिलियन, 2020 में 15.57 बिलियन, 2021 में 19.8 बिलियन, 2022 में 28.3 बिलियन, 2023 में 34.5 बिलियन। मतलब कि जब पहले हमें लग रहा था तो लग तो ऐसे ही रहा था कि मैं आंखें बंद करके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो प्रॉफिट पे प्रॉफिट करी जा रही है। लेकिन ये सिंपल छोटी सी चीज़ कि फंडामेंटली वो कंपनी क्या ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है कि नहीं कर रही, डिविडेंड कितना दे रही है, सिर्फ इस इंटेलिजेंस से हम देख रहे हैं कि 2003 से लेकर आज तक इस कंपनी में साल साल अपना रेवेन्यू को ग्रो किया, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया और कंसिस्टेंटली आपको डिविडेंड देती रही है। और उसका बेनिफिट क्या हुआ कि जब इतनी लॉन्ग टर्म पे आपने एक कंपनी देखी तो उसका आपको प्रॉफिट 1 लाख रुपया जो 20 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया था आज 1 करोड़ 17 लाख रुपए का आपको डिविडेंड दे रहा है। इस कंपनी ने पिछले 20 साल के अंदर तकरीबन 20 लाख रुपए का डिविडेंड दिया। अब ज़रा आप सोचें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख रुपया। 6 साल के अंदर 2009 के अंदर इस कंपनी ने आपको डिविडेंड की सूरत में ही 1 लाख रुपया दे दिया था, और ये कंपनी ईयर बाय ईयर इतनी ग्रो हुई कि 1 साल के अंदर तो उसने तकरीबन 3 गुना उतना डिविडेंड दिया जितनी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपनी जो होती है वो अपना अगला टारगेट पिछले साल से बेहतर रखती हैं। उन्होंने अगले साल को देखना होता है कि वो अपनी सेल्स किस तरह बढ़ा सकते हैं, उनको अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंज करनी चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहे और सेल्स भी इनकी इंक्रीज रहे। मैक्रो लेवल के ऊपर अगर कोई इनके ऊपर इन्फ्लेटरी इफेक्ट आता है, ये अपनी प्राइसेस एकदम बढ़ा देते हैं। हम एज ए कंज्यूमर इन्हीं का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, और जब हम इन्हीं का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं इनकी तो बुक्स में वो रेवेन्यू में शो होता है, और क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी पे नज़र आता है तो ये तो दबा के आपको डिविडेंड भी दे रहे हैं। और बाय द वे इतना आसान काम भी नहीं है इतने अरसे तक इन्वेस्टेड रहना। जितना हमें देखने में अच्छा लगता है कि पुराने अगर हमने 20 साल पहले ये किया होता और आज ऐसे होता, उतना ही हमें मुश्किल लग रहा है कि आज हम क्या करें कि 20 साल बाद हमें इतना ही रिटर्न मिले। और आपको पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? स्टॉक मार्केट खुद। स्टॉक मार्केट कभी कभी या तो आपको इतना प्रॉफिट दिखाती है या आपको इतना लॉस दिखाती है कि आप दोनों केसेस के अंदर अपना सेंस को हम मेंटेन नहीं कर सकते। या तो हम ग्रीड की वजह से अपनी चीज़ सेल कर देते हैं या हम फियर की वजह से भी अपनी चीज़ सेल कर देते हैं। तो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि यही कंपनी जब स्टॉक मार्केट की उस साल के ऊपर जब हाई के ऊपर थी, अगर हम सेल कर देते तो कितना प्रॉफिट बुक करके हम निकल जाते, या अगर हम लॉस कर देते तो कितना लॉस हम बुक करके निकल जाते।
और दोनों केसेस में क्योंकि हमने ये चीज़ की है, अगर हम ना करते तो हमने देख लिया है कि किस तरह हमने 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपये तक पहुंचाया। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वॉलेटिलिटी के ऊपर दिखाता हूँ कि अगर वॉलेटिलिटी के ऊपर हम ट्रिगर होते कि मुल्की हालात ख़राब थे या कुछ थे तो हमें इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए या हमें इसको करके कहीं और पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो किस तरह का इम्पैक्ट होता है आए देखें। 2003 के अंदर इस शेयर की प्राइस तकरीबन 213 रुपये थी, जो कि अगर हम लाख रुपए पे करें तो तकरीबन 470 शेयर बनते हैं। अगर उस साल की हम शेयर प्राइस की हाई वैल्यू को देखें तो तकरीबन 246 रुपये तक गई, और अगर हम उसके रिटर्न देखें कि अगर हम हाई के ऊपर इसको सेल करते तो तकरीबन 15% का हमें प्रॉफिट हो सकता था। और अगर हम उसी साल की इसकी लो की प्राइस देखें वो तकरीबन 215 थी, और इवन अगर हम लो के ऊपर भी देखें क्योंकि एंट्री ही हमारी एक एवरेज प्राइस लो से भी ऊपर थी तो हमें उसके ऊपर प्रॉफिट ही हो रहा था। सो इस चार्ट के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2003 के अंदर जब स्टॉक की शेयर की प्राइस 2013 रुपये थी तकरीबन, तो लाख रुपए के लिए हमें तकरीबन 470 शेयर्स मिलते, और हमने जैसे पहले बताया कि जब हम इन्वेस्टेड थे तो हमारा लाख रुपया था। और इसी तरह अगर आप 2004 से ऑनवर्ड देखें तो ये ही वो चार्ट है जो मैं पहले दिखा चुका हूँ कि पहले साल में 4,370, फिर 44,000, फिर 54,000 रुपया, और इसी तरह आप एंड तक जाएंगे तो 1 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको हो सकता था। लेकिन क्या आपको पता है कि उस साल के अंदर उसी शेयर की एक हाई प्राइस भी थी और एक लो प्राइस भी थी। जैसे 2003 के अंदर इस स्टॉक ने 246 के ऊपर हाई लगाया और 215 के ऊपर लो लगाया। अब हो सकता है कि अगर आप 246 पे हो 2003 के अंदर तो कुछ लोगों के लिए 15% का रिटर्न बहुत ज्यादा रिटर्न है। वो 15% का रिटर्न 15,000 रुपए का प्रॉफिट बुक करते और बड़े खुशी खुशी निकल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट से आज एक स्टॉक की शेयर से उनको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक साल के अंदर। या तो कुछ लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि जब स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है तो वो स्टॉक की प्राइस नीचे जाके सेल कर देते हैं और इस चीज को देखकर खुश हो जाते हैं कि शायद हमारा लॉस और हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमने लॉस बुक कर लिया इसीलिए हम आगे जाके और ज्यादा लॉस नहीं करेंगे। लेकिन आप इस स्टॉक को देखें, जब 2003 के अंदर ये कंपनी ग्रो कर रही थी और 2004 के अंदर अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते तो ऑटोमेटिकली आपको डिविडेंड की सूरत में, कंपनी के रिटर्न की सूरत में कंसिस्टेंटली आपको एक ग्रोथ नजर आ रही है। और स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी, और अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने माइंड को ये ट्रेन करना कि ये जो वॉलेटिलिटी होती है आपने इस वॉलेटिलिटी को नहीं देखना। आपने कोशिश करनी है कि आप उस कंपनी को देखें जिस कंपनी पे आप इन्वेस्टेड हैं। अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप अभी भी घर में यूज कर रहे हैं और उस कंपनी के कंज्यूमर आप ही हैं तो आप इसीलिए इन्वेस्टेड हैं कि आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है, और ये कोई रीज़न नहीं हो सकती। कोई बंदा शायद उस कंपनी के अंदर काम कर रहा हो और उसको कंपनी की ग्रोथ का अंडरस्टैंडिंग हो, किस बंदे को उस पर्टिकुलर सेक्टर की ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है कि ये जिस कंपनी में इन्वेस्टेड है ये कंपनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जो भी आपकी स्टोरी हो, अगेन मैं फोकस ये करना चाह रहा हूँ, जो भी आपकी स्टोरी हो जिससे आपको लगता है कि आपको ये कंपनी बेहतर लग रही है, आप उसमें तब तक इन्वेस्टेड रहें जब तक आपको फंडामेंटली कुछ इस कंपनी में बुरी चीज़ नज़र नहीं आती है। अगर आपको फंडामेंटली कोई चीज़ बुरी नहीं आती है तो ये हाईज एंड लोज, जबकि मैं देख सकता हूं कि एक टाइम के ऊपर 2020 के अंदर अगर मैं बिल्कुल हाई के ऊपर इसको सेल कर देता तो तकरीबन 33 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं बुक कर सकता था, और अगर मैं उसके लॉस पे जाके लॉस बुक कर देता उसी साल के अंदर मुझे 4 लाख रुपए का लॉस भी हो सकता था। इसी तरह 2022 में आप देखें तकरीबन 21 लाख रुपए के प्रॉफिट पे आप निकल सकते थे मार्केट से, लेकिन उसी साइड पे अगर आप उसकी बॉटम पे निकलते तो तकरीबन 21 लाख रुपए का लॉस होता। ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये ऐसा फार्मूला है जिसमें आपकी रिस्क ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है, क्योंकि आपको 8वें 9वें साल के अंदर उस कंपनी ने डिविडेंड ही इतना दे दिया होता है कि आपका रिस्क फैक्टर मिनिमाइज हो जाता है। अगेन स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करना इतना आसान काम नहीं है। हर वक्त आपके सामने स्टॉक की प्राइस की वैल्यू नज़र आ रही होती है कि आज स्टॉक कितने का हो गया, आज इतना लॉस हो रहा है, आज इतना प्रॉफिट हो रहा है, और ये इमोशंस ही हैं जो हमें ग्रीड की तरफ या फियर की तरफ ले जाते हैं। और अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड रहें। और बाय द वे एक टाइम ऐसा भी आया था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जब स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से बंद कर दी गई, और 3 से 4 महीने ऐसे थे जब स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग ही नहीं हो रही थी। और काफ़ी ज़्यादा लोग 2008 के क्रैश को रेफरेंस देते रहते हैं कि उस वक्त हमारी सारी इन्वेस्टमेंट लॉस में होगी। स्टॉक की इन्वेस्टमेंट लॉस में नहीं जाती, सिर्फ ट्रेडिंग बंद हुई है। और यहाँ पे एक और लेसन हमें समझ लेना चाहिए कि आप उस स्टॉक पे इन्वेस्ट करें कि कल को अगर स्टॉक मार्केट बंद भी हो जाए तो तब भी आपको स्टॉक को होल्ड करने में कोई मायूसी ना हो, कोई आपको सैडनेस ना हो कि यार ये स्टॉक मार्केट बंद क्यों हो गई है। आपको तब भी खुशी हो कि स्टॉक मार्केट बंद हुई है, कोई मसला नहीं है, मेरे पास स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है।
जैसा कि मैं बता चुका हूँ 2008-9 में जब स्टॉक मार्केट बंद भी हुई थी, उस साल भी इस कंपनी ने डिविडेंड दिया। आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो नहीं होती है, जितनी आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट रहती है वो इन्वेस्टेड अमाउंट स्टॉक की सूरत में आपकी अभी भी कस्टडी के अंदर है। हाँ, आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। लोग इतनी वॉलेटिलिटी के अंदर, जब स्टॉक की प्राइसेस ज़्यादा नीचे गिर रही होती हैं और जब क्रैश की सी सूरत होती है, तो अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी को भी लॉस बुक करके मार्केट से भाग कर जा रहे होते हैं। और ये अजीब बात है, जब सेल वैसे मार्केट्स में लगती है तो सारे लोग शॉप के अंदर भाग रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट पे सेल लगती है तो सारे लोग स्टॉक मार्केट से बाहर निकल रहे होते हैं। और बाय द वे, बहुत ज़्यादा लोग ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि पिछले 20 साल में इन्फ्लेशन भी तो इतनी बढ़ी, तो क्या इस कंपनी ने इन्फ्लेशन को बीट किया? तो उसके लिए हमने डिज़ाइन किया है सरमाया का डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर। अगर आपके पास 1000 रुपये होते हैं 2003 के अंदर, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती? जिस तरह के आप चार्ट के अंदर देख रहे हैं कि अगर आपने 1000 रुपये को देखना है कि आज उसका इन्फ्लेटरी इम्पैक्ट कितना बड़ा है, तो तकरीबन 7500 रुपये की वैल्यू बनती है। और अगर मैं कैगर की टर्म्स पे बताऊं तो 20 साल के ऊपर तकरीबन 10% का कैगर के ऊपर आपका इन्फ्लेशन है, जिसको हमें टारगेट करना चाहिए बीट करने के लिए। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है कि हमने इन्फ्लेशन को बीट करना है, और हमारे केस में कैगर का रिटर्न कम से कम 10% से ऊपर होना चाहिए, ताकि हम ये कह सके कि हमने इन्फ्लेशन को बीट किया। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, उस कंपनी का अगर हम कैगर के ऊपर रिटर्न देखें कितना ज़्यादा है, तो वो कुछ इस तरह है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2003 में जब हम 1 लाख रुपए से इन्वेस्टेड थे, तो आज उसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि 1 करोड़ 16 लाख रुपए का तो गेन है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि कैगर की टर्म्स में अगर मैं इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखूं तो वो तकरीबन 25% बनता है, जो कि इन्फ्लेशन को आराम से 2 टाइम्स इसको बीट कर रहा है। अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में देखूं तो 11,600% का रिटर्न बनता है। और ये भी सरमाया का एक टूल है, सरमाया कैगर कैलकुलेटर। आप स्टॉक्स में जाके इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जिस कंपनी की मैं डिस्कस कर रहा था इस पूरी वीडियो में, उसका नाम है यूनिलीवर फूड। और यूनिलीवर फूड की परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट पे कैसी थी, वो कुछ इस तरह सी। 2003 में ये तकरीबन 222 रुपए का ट्रेड हो रहा था, आज तकरीबन 22,000 से 23,000 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। और काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कहते हैं कि ये कंपनी 23,000 पे भी महंगी है, लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखें तो इस कंपनी ने इतना ज़्यादा ग्रो किया कि जितनी प्राइस अप्रिशिएट हुई है, उस लिहाज से अभी भी इस कंपनी की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से प्राइस रीजनेबल अमाउंट के ऊपर है। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी एक उठा के लाया, और नज़र भी आ रहा है कि 200 रुपये की कंपनी थी और 22,000 पे गई है, तो इसने तो इतना रिटर्न देना ही था। लेकिन वो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर जिन्होंने क्या इतना रिटर्न दिया? तो आपके लिए कोई ये स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर मैंने हर सेक्टर के अंदर से एक कंपनी निकाली, और हमने हर सेक्टर के अंदर वही क्राइटेरिया रखा कि 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया और 20 साल के लिए हमने उसको छोड़ दिया। तो कोई रिजल्ट इस तरह से है। मारी पेट्रोलियम ने तकरीबन 50 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, और आज तक उसका रिटर्न 3 करोड़ रुपए से ऊपर है, जो कि इवन यूनिलीवर से भी ज्यादा है। और इसका जो कैगर का रिटर्न, जबकि यूनिलीवर में तकरीबन 24% था, मारी पेट्रोलियम ने तकरीबन 30% का रिटर्न दिया है। और अगर हमने इन्फ्लेशन के साथ इसको देखें तो अगेन 2 टाइम्स इसने इन्फ्लेशन को बीट किया है। इसी तरह टेक्सटाइल में सफायर टेक्सटाइल ने तकरीबन 18% का कैगर का रिटर्न, रिफाइनरीज में अटक रिफाइनरी ने 16% का कैगर का रिटर्न, ग्लास एंड सिरेमिक्स में तारिक ग्लास ने तकरीबन 14% का रिटर्न, पावर जनरेशन में हपको ने तकरीबन 12% का रिटर्न। और बाय द वे, आप अगर इन सब सेक्टर और इन सब सेक्टर की कंपनीज को देखें, इन्होंने डिविडेंड अपने इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा आपको ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हैं। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड होते तो एक तो आपका रिटर्न 0 पे चला जाता, क्योंकि इन्होंने आपकी 1 लाख रुपए की रिटर्न्स अपार्ट फ्रॉम सिस्टम्स, जो कि एक आईटी कंपनी है, उसका 1 लाख रुपया, क्योंकि ये 2015 में रजिस्टर हुई थी, सबसे ज्यादा कैगर रिटर्न दे रहा है आपको। 38% तकरीबन सिस्टम्स के अंदर आपको कैगर का रिटर्न मिल रहा है। इसी तरह फर्टिलाइजर में फौजी फर्टिलाइजर ने तकरीबन 17% का रिटर्न दिया है। तो मकसद इस पूरी वीडियो बनाने का क्या है? यही स्टॉक मार्केट, यही कंपनीज, सिर्फ आपकी साइकी चेंज करने की जरूरत है कि इन कंपनीज में सिर्फ आपने शॉर्ट टर्म्स के लिए, गेन के लिए नहीं इन्वेस्ट होना। ये चलते फिरते बिजनेस है जो कि मेहनत कर रहे हैं कि उनका रेवेन्यू ग्रो करे। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट इनकी कंपनीज में ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब सारा टैलेंट ही एक्वायर कर रहे हैं तो किस तरह ये अपना रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर पाते? और आपने ब्लाइंडली भी इन्वेस्ट नहीं करना। ये नहीं कि एक कंपनी में आप इन्वेस्ट सिर्फ इसी नीयत से हुए कि लॉन्ग टर्म मैंने इन्वेस्टेड रहना है, भूल जाना है। हर साल आपने इसकी फाइनेंशियल्स देखनी है, और फाइनेंशियल्स में सिर्फ आपने ये देखना है कि क्या कंपनी ग्रो कर रही है,
क्या अगर कंपनी ग्रो कर रही है, डिविडेंड देना ना देना इज ए सेपरेट थिंग, लेकिन डिविडेंड भी दे रही है तो वो तो सोने पे सुहागा है। आपका रिटर्न 3 से 4 साल से 7 साल के अंदर रिटर्न ही निकल आता है तो आपका रिस्क ऑलरेडी जीरो पे चला गया है। दिस शुड गिव यू कॉन्फिडेंस कि अब मैंने इस कंपनी में ताहयात भी अगर मैं इन्वेस्टेड रहूं, ना सिर्फ ये मेरी ज़िंदगी चेंज करेगा, मेरे आने वाली सारी जनरेशन की ज़िंदगी भी चेंज कर सकता है। आई विश कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए और मुझे कुछ इस तरह से विजुअलाइजेशन दे कि एक कंपनी जिस पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड था, उस कंपनी ने आज तक मुझे 20 लाख रुपए का डिविडेंड दिया और मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, और मेरा जो रिटर्न है 1 लाख रुपए से अब तक मैं तो डिविडेंड से ही अपना रिटर्न ले चुका हूँ, और मेरा कैगर के ऊपर जो रिटर्न है वो 25% से ऊपर है। तो जब इस तरह की विजुअलाइजेशन मेरे सामने आएगी तो मैं क्यों कोई स्टॉक को सेल करूं। और बाय द वे, ये जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको 1 करोड़ 17 लाख रुपए का आपको अभी तक रिटर्न मिल चुका है और तकरीबन 20 लाख की आपको डिविडेंड मिल चुका है। अगर यही डिविडेंड आप उसी कंपनी के अंदर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते रहते तो 1 करोड़ 17 लाख की जगह आज आपका प्रॉफिट 2 करोड़ 28 लाख रुपया होता, जो कि कैगर की टर्म्स में 25% से इंक्रीज होकर 50% है।